अभी अपन ने रिकॉर्ड दबा दिया है। 1 मिनट रुको यार। अरे 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 अरे, कहाँ गया? हाँ ओके, अभी सब लोगों को फुल स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो क्या बोल रहा था मैं आप लोगों को, अपन रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा। जो बैलेंस शीट होती है अपनी, बैलेंस शीट के अंदर में अपन करंट नॉन करंट बाइफर्केशन करते हैं। ये 4 टुकड़ों में बढ़ता है। पहला वाला होता है कंजम्पशन या रियलाइजेशन, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, विच एवर इज हायर के बेसिस पे देखते हैं करंट नॉन करंट बाइफर्केशन के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा ट्रांजैक्शन डेट से देखा जाता है, कब मेरा डेटर बना तब से ऑपरेटिंग साइकिल कितना अवेलेबल था। उसके अंदर है तो करंट, उसके बाहर है तो नॉन करंट। हर रिपोर्टिंग डेट पे देखा जाता है कि उसके 12 महीने के अंदर अंदर पैसे रियलाइज होने वाले हैं क्या डेटर वगैरह के, तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट। फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, ये हमेशा करंट होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कब बिकने वाले हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट कहलाएंगे, अनलेस उनके ऊपर आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे एफडी बैंक गारंटी के साथ में जुड़ी हुई है और ये एटलीस्ट 12 मंथ तक के इनकैश नहीं की जा सकती, एटलीस्ट 12 मंथ्स तक के इनकैश नहीं की जा सकती, तो हम लोग इसको नॉन करंट बोल देंगे। अदरवाइज ये सारी की सारी करंट ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो गए अपने पूरे के पूरे करंट नॉन करंट बाइफर्केशन से रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, ऑडियो डिस्टर्बेंस किसी और को भी आ रहा है क्या? एक बार बता दो यार। नॉट ऑडिबल, नॉट एबल टू हियर। अरे ये इतने सारे मैसेजेस अभी आए, साउंड नहीं आ रहा है, ये एकदम से कैसे हो गया? एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ, अभी सब लोगों को साउंड आ रहा है? अभी आ रहा है? सॉरी यार, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अब आ रही है क्या आवाज? बताओ। मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है कहीं पे? अरे नहीं ना। जिन जिन लोगों को, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं और जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, एक बार ना अपने इसमें स्पीकर भी एनेबल कीजिए। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? एक बार बताओ यार, किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार तब तक के डिवाइस सेटिंग पे जाके चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। स्पीकर बंद है, माइक्रोफोन अनेबल्ड है। माइक्रोफोन, अब आ रही है आवाज? ओके, अरे पता नहीं, इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद कर दिया था माइक्रोफोन। कोई नहीं, इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही बंद कर दिया था। हाँ, अब साउंड आ रहा है ना? सभी लोगों को आ रहा है? ठीक है। चलो एक बार वापस से पूरा का पूरा रिवाइज कराता हूं। वापस से पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। सॉरी, हम लोगों ने शुरू किया था कल, हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा था वो 3 टुकड़ों में था। सबसे पहला पार्ट था बैलेंस शीट, उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट था वो था अपना ओसीआई वाला पार्ट, और तीसरा वाला पार्ट था हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारा कार्व आउट। सबसे पहला पार्ट बैलेंस शीट हम लोगों ने पढ़ा था, करंट नॉन करंट बाइफर्केशन। ठीक है, बाकी सब लोग प्लीज अपने आप को ऑटो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये मैं करूं क्या? रुको, ये भी कर लेता हूं यार, अब इतना बोल रहे हो, ये भी देख लेते हैं ये कहां से होगा। डिवाइस सेटिंग्स, डिवाइस सेटिंग में तो नहीं आ रहा है, कहां से होता है? बाकी सभी लोगों को मीटिंग ऑप्शंस, हु कैन प्रेजेंट ओनली मी, सेव। सब लोग ऑटो म्यूट हो गए हैं क्या? चलो मैंने कर तो दिया है। अरे क्या बात करते हो यार बियानिक जी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, भेजा तो था मैंने आपको। चलो कोई नहीं, अभी तो आप अंदर आ गए ना, प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग ऑटो म्यूट नहीं हुए? अरे यार
ये कहाँ से होता है? मीटिंग नोट्स, मीटिंग इन्फो, नहीं मीटिंग इन्फो से नहीं है। अब देखिए तो यार, अब तो मैंने मेरी तरफ से पूरा का पूरा कर दिया। अब इसमें इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक एक अपन नहीं करेंगे अभी किसी को भी। चलो चलो, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना अपना जो माइक है उसको म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से, ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो। आज पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत ये सब चलता रहेगा आज। चलो कोई नहीं, अब ध्यान देते हैं। अब सब लोग अपना अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा और वीडियोस भी बंद करके रखिएगा। सुनिए अभी क्या हो रहा है। बैलेंस शीट, कल हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा था, करंट नॉन करंट बाइफरकेशन। तो करंट नॉन करंट बाइफरकेशन के अंदर हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन से ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो पैसे रियलाइज हो जाएंगे या मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा तो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। दूसरा, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर अगर पैसे रियलाइज हो जाएंगे तो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड हमेशा करंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हमेशा हम उसको करंट बोलेंगे। बाकी सारे के सारे हमारे मतलब जैसे रॉ मटेरियल है उसके लिए रियलाइजेशन देखना है, WIP के लिए कंजम्पशन रियलाइजेशन देखना है। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट इज ऑलवेज करंट, फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड ऑलवेज करंट। इसके अलावा जो हमारा ये होता है, क्या बोल रहा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में FD है जो बैंक गारंटी से लिंक्ड है, ठीक है। अगर वो एटलीस्ट 12 महीने तक के आप रियलाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर वो नॉन करंट है, अदरवाइज वो करंट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैड रेड टिल नाउ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक के हम लोगों ने करंट नॉन करंट पढ़ा था। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने देखा दो टुकड़ों में होती है, दोज विच आर रिक्लासिफाइबल टू PL, दोज विच आर नॉट रिक्लासिफाइबल टू PL ऑन द डेट ऑफ रियलाइजेशन, जिस दिन रियलाइज होगा उस दिन, ठीक है। तो रिक्लासिफाइबल कौन कौन से होते हैं, याद करो, रिक्लासिफाइबल कौन कौन से होते हैं? फॉरेन ऑपरेशंस का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है। उसके बाद में FVOCI, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये दो होते हैं। ऐसे ही सब्सिडियरी एसोसिएट JV के भी क्या रिक्लासिफाइबल नहीं होते हैं, याद करो क्या रिक्लासिफाइबल नहीं होते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस, FVOCI इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस, इन सबको आप रिक्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने OCI से रिलेटेड पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम आखिरी सेक्शन पे गए थे विच वाज कार्व आउट। कार्व आउट के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज 31 मार्च के पहले कोई डिफॉल्ट हुआ और डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है ऑन 31 मार्च, ये डिफॉल्ट के लिए हम रिक्वेस्ट लेके गए, वो रिक्वेस्ट को बैंक मैनेजर ने अप्रूव किया, हमको एक कंडीशन दे दी, यार ये कंडीशन तुमको सुधारनी पड़ेगी, ये कंडीशन तुमको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर BOD अप्रूवल के पहले हम उस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो हम उस लोन को नॉन करंट दिखाएंगे, करंट नहीं दिखाएंगे, नॉन करंट दिखाएंगे, ठीक है। पर अगर BOD अप्रूवल के पहले हमने कंडीशन फुलफिल नहीं कर दी तो फिर हम उस लोन को करंट दिखाएंगे। हाउएवर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर बैंक ये बोल देती है आपको कि ठीक है हम आने वाले 12 महीने एटलीस्ट आपसे पैसे फिलहाल नहीं मांगेंगे, एटलीस्ट 12 महीने हम लोग आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, तो भी हम इस लोन को नॉन करंट दिखा सकते हैं, हमको करंट दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैड रेड टिल नाउ। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक क्या? कुछ भी पूछना है पूछ लो। हम क्वेश्चन बैंक पे आ रहे हैं, पेज नंबर 2.65, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। चलो बताओ। चलो, सो नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1। एंटिटी मैन्युफैक्चर्स पैसेंजर व्हीकल, द टाइम फॉर परचेसिंग द अंडरलाइंग मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द पैसेंजर व्हीकल एंड द डेट इट कंप्लीट्स इज 11 मंथ्स। तो 11 महीने लगते हैं पूरे के पूरे कंप्लीशन को। कस्टमर सेटल्स द ड्यूज आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो यहां तक आप मुझे ऑपरेटिंग साइकिल बता सकते हैं? मुझे ऑपरेटिंग साइकिल सभी लोग मैसेज करेंगे। चलिए ऑपरेटिंग साइकिल सभी लोग मैसेज कीजिए, कितना कितना ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। एंड विल द इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल बी करंट इन नेचर? तो ये तो ठीक है, ये तो आप लोग मुझे बता देंगे। 11 मंथ्स, 19 मंथ्स, क्या बात है। दिशा जी 11 मंथ्स कैसे ना, अरुणा जी 11 मंथ्स कैसे, ये भी तो ऐड करोगे ना 8 महीने,
ठीक है राघव जी, क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, दोनों ऐड करो। डेटर्स वाला पीरियड भी ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, शानदार। एक एक मिनट, मैं जरा ना एक बार का इससे अच्छा, हाँ भाई बहुत बढ़िया। अरे केएसवी जी 1, बस क्या करते हो यार। चलो मूविंग एड। Will the inventory and trade receivable be current? Obviously current. Assuming that the production time was 15 months and the time lag between sale and collection of customers is 13 months. इससे क्या होगा, सिर्फ आपका ऑपरेटिंग साइकिल चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ये जो हम लोग लिख रहे हैं इससे सिर्फ हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चेंज हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो मूविंग एड। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए और बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको, बहुत ध्यान से। Entity A has undertaken various transactions in the financial year ending 31st March 2001. Identify and present the transaction in financial statement as per Ind AS 1. Remeasurement of defined benefit plans. Defined benefit plan words आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस की बात कर रहा है। ये कहाँ जाएगा, OCI में या PL में। और अगर आप बोलते हैं OCI तो ये भी बताना, यानी OCI R या OCI NR ऐसे लिखना। NR मतलब नॉन रिक्लासिफाइबल, R यानी रिक्लासिफाइबल। चलो फटाफट इसको आंसर करने की बात करो। ये OCI जाएगा, क्या बात है नमन जी, एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। OCI NR, OCI बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करंट सर्विस कॉस्ट, जिन लोगों को अभी आप लोगों ने सुना नहीं है, ये बेसिकली आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। इंड AS 19 गवर्न करता है इसको, ठीक है। PL, ये PL के अंदर में जाएगा, ठीक है, PL के अंदर में। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तृप्ति जी, अरुणा जी, नमन जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये बताइए रीवैल्यूएशन सरप्लस। बियानिक जी आपका आंसर, अच्छा इसी के लिए है ना, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिस इज NR, नॉन रिक्लासिफाइबल आइटम। गेन और लॉस फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एकदम आंसर पे मत जंप कर लेना, उसके बाद वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं अपन। चलो, गेन और लॉस इन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम रीजॉइन नहीं कर पा रहे। अरे तो फिर आप यहां चैट कैसे कर रहे हो अगर आप रीजॉइन नहीं कर पा रहे हो तो, विकास जी ऐसा थोड़ी होएगा। आपका चैट यहां आ रहा है मतलब आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन ऑपरेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिक्लासिफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिक्लासिफाई कर रहे हैं। देखो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैट कर पा रहे हैं इसका मतलब वो लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो लिंक दिया आपको सिर्फ उस लिंक से ज्वाइन करना है यार, ठीक है। हाँ ये OCI है रिक्लासिफाइबल, बहुत बढ़िया, शानदार। OCI रिक्लासिफाइबल। उसके ऊपर वाला देखिए, उसके ऊपर वाले में आप सिर्फ मॉनेटरी एसेट्स को क्लोजिंग रेट लगा रहे हैं। जैसे मेरे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है, मेरे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है, मैं सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहा हूं। फॉरेन करेंसी पड़ी है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं। इस केस में आप लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्या ये भी OCI में जाएगा। मेरे पास फॉरेन करेंसी पड़ी थी, ओपनिंग रेट के बाद मैंने क्लोजिंग रेट लगाया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ गया, ये उसकी बात कर रहा है। मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी एसेट्स, वेरी गुड, ये PL में जाएंगे। एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखना, दिस इज नॉट फॉरेन ऑपरेशन, ये वाला फॉरेन ऑपरेशन है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम। ये 2 बार अभी तक क्या आ चुका है न्यू सिलेबस में, ठीक है। ओके विकास जी, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे विकास जी को रिप्लाई करने दीजिए। अरे यार ये प्रॉब्लम है इसका। सॉरी सर, कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ कुछ। एक मिनट रुकिए।
चलिए चलिए पांडे जी, एक बार कल की क्लास वापस देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन हम लोगों का एक बार का हो गया है। स्क्रीन कैसे बड़ा करते हैं आइडिया नहीं है यार मेरे को, कासिरा जी। चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एज एफईओसीआई। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एज एफईओसीआई, ये कहां पे जाएगा बताओ, ये कहां पे जाएगा बताओ, ट्राई टू आंसर, बोलिए बोलिए। चलिए तो ये हो जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये नॉन रिक्लासिफाइबल है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। जिसने भी नॉन रिक्लासिफाइबल बोला है वेरी गुड। मानसी जी, आंचल जी आपने मेंशन नहीं किया था, अरुणा जी वेरी गुड, विष्णु जी वेरी गुड, प्राप्ति जी बहुत बढ़िया, श्रेया जी बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए, क्लियर है यहां तक के पूरा का पूरा। फाइनली शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस। शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट इंडिया 102 का कंसेप्ट है। जिन लोगों ने पहले पढ़ के रखा है वो लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, पीएल का वाला पार्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए बस। वेरी गुड वेरी गुड, ये दोनों पीएल के अंदर में जाएंगे। बहुत बढ़िया केएसवी जी, बहुत बढ़िया विष्णु जी। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं प्लीज, अरे यार अब ये कैसे बोलूं, मैंने ऊपर एक मैसेज लिखा ना यार। चलो चलो मूविंग अहेड, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसके अंदर। वो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बोल रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में अगर कोई इंड एएस में क्वालिफिकेशन है, आप जो बोल रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो हमको वो देना है क्या? तो देर आर क्वालिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट विद रेफरेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके आंसर आप मत दीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे आपको कंप्लाई करना जरूरी है। इफ यू नॉट कंप्लाइड विद एनी पर्टिकुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप ये स्टेटमेंट एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है, दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये स्टेटमेंट कंपलसरी है डिस्क्लोजर्स में। ठीक है, तो अगर आपने सारे कंप्लाई नहीं किए हैं तो आप वहां क्वालिफिकेशन लिखेंगे, कौन सा इंडेस नहीं किया है, कौन सा इंडेस नहीं किया है, नंबर। दूसरा, वो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने क्यों फॉलो नहीं किया, रीजन क्या था, और तीसरा उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट। ठीक है, तो अगर आप नहीं फॉलो करते, ये बात लिख के रखिए, ये बात लिख के रखिए यहां पे, if Ind AS not complied, if any Ind AS not complied, पहला स्टैंडर्ड का नंबर, दूसरा रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है, रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस, तीसरा फाइनेंशियल इंपैक्ट। ठीक है, एक मैसेज मुझे यहां रख देने दीजिए, दोज नॉट एबल टू ज्वाइन प्लीज बैक। लेना, ठीक है सर, लिखा वाला आ रहा है समवन विल लेट यू इन। ठीक है, चलिए तो ये 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा वाला बोल रहा है क्या मैंडेटरी है कि स्टैंड अलोन लिखना है। जैसे कि हम 2 तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक स्टेटमेंट होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड, एसएफएस सीएफएस, 2 तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर में जो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ सामने हम लोग लिखते हैं कि ये स्टैंड अलोन है, हर एक शीट के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती है कि ये स्टैंड अलोन है। हाँ, पर ये लिखा जाता है दीज आर बेसिकली इंडिविजुअल, पर पहले पेज के ऊपर में हम लोग बता देते हैं, बस हर एक के ऊपर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा बैलेंस शीट कौन सी करेंसी में है ये हमको बताना पड़ता है, आईएनआर में है, डॉलर्स में है, जिसके अंदर में भी आता है। ठीक है, हाँ ये लो स्क्रीनशॉट, जिसका स्क्रीनशॉट रह गया फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है,
एक मिनट, मैं अभी इंडिविजुअली यार एक लोगों को मैसेज छोड़ता हूँ। चलो, अब उसके बाद में वो आपको फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर में बोल रहा है कि आपका टर्नओवर 180 करोड़ है, तो आप एब्सोल्यूट फिगर्स में दिखा सकते हैं कि जैसे इनकम टैक्स वगैरह के अंदर में रहता है, तो वैसे भी हम लोगों को फिगर्स इन थाउजेंड्स, फिगर्स इन लैक्स, उस तरह के पूरे कंडीशंस दिए हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि एब्सोल्यूट फिगर्स ही जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद में सेल ट्रांजैक्शन विद 10 रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। However, during current year, there are no transactions with 4 related parties out of the above 10 related parties. Companies of the view that need not give disclosures related to 4 related parties because these related parties no transaction during the year. तो ध्यान रखिए, अगर सब्सिडियरी है तो irrespective of anything, होल्डिंग सब्सिडियरी आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है, irrespective of anything, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी हैं जो एसोसिएट्स होते हैं, जेवी होते हैं, अदर रिलेटेड पार्टीज, अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ही डिस्क्लोजर किया जाता है, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? बेसिक्स है, शेड्यूल 3 से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, ये और कुछ भी नहीं है यहां तक है, ठीक है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को लेके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, company presents financial statements for 3 years internally for the purpose of management information every year in addition to general purpose financial statements. Aforesaid financial statements are presented without furnishing related notes because these are not required by the management for internal purpose. तो क्या बोल रहे हैं आपको? हम 3 साल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, करंट ईयर और उसके अलावा 2 कंपेरेटिव्स, करंट ईयर और इसके अलावा 2 कंपेरेटिव्स। द अफोरसेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाय द मैनेजमेंट फॉर इंटरनल पर्पस। आपको नोट्स नहीं लगते इसलिए आप नोट्स नहीं दे रहे हैं, तो नोट्स नहीं दिए तो चलेगा क्या? नोट्स नहीं दिया तो चलेगा क्या? बोलो आप लोग, नोट्स नहीं दिया तो चलेगा क्या? एनी आइडिया? During current year, management thought why not they present third financial statement of P&L also in the general purpose financial statement. It will save time and will be available easily whenever management needs. ठीक है? No, very good, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये रहेगा ही रहेगा। सर रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे बट वो तो 3 दिन बाद मिलेगा। 3 दिन बाद नहीं, प्लीज कोई विकास जी को मैसेज कर दो यहाँ पे 3 आवर्स के बाद ही। आज का रिकॉर्डेड क्लास अपन 3 आवर्स के बाद अवेलेबल करा देंगे। आज का क्लास आज के आज मिल जाएगा। प्लीज कोई भी एक जन एटलीस्ट, सबके सब मत लिख देना, एक जन कोई विकास जी को मैसेज कर दीजिए यहाँ पे। चलिए, अब इनका कहना है कि यार हम 3 पीएल बनाना चाहते हैं, तो क्या आप 3 पीएल दे सकते हैं? जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर शेड्यूल 3, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 बोलता है यार कंपेरेटिव देना है, यानी 2 बैलेंस शीट 2 पीएल तो देना ही है। सामने वाला बोलता है हमको 3 पीएल दिखाना है, दिखा सकते हैं क्या? नॉट रिक्वायर्ड बात सही है अरुणा जी, रिक्वायर्ड नहीं है, दिखा सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं। कासेरा जी का कहना है नहीं, अरुणा जी का भी कहना नहीं है, और कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभी देखो, जो शेड्यूल 3 बोलता है ना, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कम से कम 2 बैलेंस शीट और 2 पीएल देना है। कोई 3 देना चाहता है तो कोई मना ही नहीं है उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सामने वाला दे सकता है अगर देना चाहता है तो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला, इफ मैनेजमेंट प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, इन जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंपेरेटिव, इज इट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट शुड बी कंप्लायंट विद इंड एस? अगर आप तीसरा स्टेटमेंट देते हैं तो क्या वो जरूरी है कि वो इंड एस से कंप्लायंट होना चाहिए? अगर इंड एस से कंप्लायंट नहीं है तो चलेगा?
मतलब अपन एएस के हिसाब से तीसरा पीएल बना रहे हैं, बाकी के दो अपन इंड एस के हिसाब से बनाए, चलेगा? बोलो यस मैनेजमेंट कैन गिव नो ब्रीच ऑफ लॉ। बहुत बढ़िया अभिमन्यु जी, यस। अरे क्या अरुणा जी आप हाँ बोल रहे हो, विनोद जी आप हाँ बोल रहे हो, अरे ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा थोड़ी होएगा ना, नहीं। यस इट शुड बी कंप्लायंट, हाँ हाँ अभिमन्यु जी करेक्ट करेक्ट, ऐसे यस बोल रहे हैं क्या आप लोग? ध्यान रखो इंडेस से कंप्लायंट होना जरूरी है, ऐसा थोड़ी दो स्टेटमेंट इंडेस से दे रहे हो और एक कंपैरेटिव एएस के हिसाब से दे रहे हो, रिक्वायर्ड नहीं है तो अपन, अगर आप देना ही चाहते हो तो देना तो इंडेस के हिसाब से ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपने तो बोला है दो ही दो, तो मैं तीसरा पता है कि एक यूएस गैप के हिसाब से तीसरा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? ये ध्यान रखिए, कंप्लायंट होना जरूरी है। अगला देखिए, कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड पीएल ओनली एज एडिशनल कंपेरेटिव in the general purpose financial statement without furnishing other components like balance sheet, cash flow statement, change in equity। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तीसरा पीएल देना चाहता हूं, तीसरा बैलेंस शीट नहीं देना चाहता, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, और तीसरा इक्विटी का स्टेटमेंट और चेंज इन इक्विटी नहीं देना चाहता। वो ठीक है, वो चलेगा, वो चलेगा, बोलो हाँ ये चलेगा, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो मेरी इच्छा, मेरे को देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है, ठीक है? नहीं देखिए विनोद जी एक बेसिक बात ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, मिनिमम बोलता है। अब आप मिनिमम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दीजिए, इंडेस कंप्लायंट ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई तो भी बोलता ही कंप्लायंट दे रहे हैं। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 2 पीएल चाहिए, मिनिमम 2 बैलेंस शीट चाहिए। अब मैं 2 पीएल की जगह 3 पीएल बना रहा हूं तो बैलेंस शीट भी मेरे को 3 बनाना कंपलसरी नहीं हो जाता है वहां पे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर प्लीज टेल। ये आंसर आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले आप ये लिखेंगे स्टैंडर्ड क्या बोलता है, तो स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल 3 एज पर इंडिया 1 देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट कंपैरेटिव हैज टू बी गिवन, दिस इज मिनिमम। उसके आगे का पूरा जो रहेगा ना, वो पूरा का पूरा उसके आगे हम लोग जो बोलेंगे वो उस बेसिस पे रहेगा कि मतलब इफ मैनेजमेंट वांट्स टू प्रोवाइड एनीथिंग एक्स्ट्रा कैन बी प्रोवाइडेड। कीपिंग दिस इन माइंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये लिखिए, उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो लिखिए, उसका आंसर लिखिए, इस तरह से चलेगा, ठीक है जी? कासेरा जी, यस एंड नो यू आस्किंग बोथ क्वेश्चंस। हाँ अरुणा जी दोनों ही पूछते रहना अपन तो, ठीक है? हाँ हाँ कासेरा जी ठीक है। देखिए अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग वो बातें कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल एक बार का पढ़ा है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये बस हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, जहां पे कंसेप्ट आएगा ना वहां पे स्पीड बहुत कम रहेगी, डोंट वरी, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन है अभी। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए एक मिनट यार, okay. Company has been preparing financial statements for financial year 1-2, erroneously booked excess revenue of rupees 10 crore। तो 10 करोड़ रुपए का आपने erroneously 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक कर लिया। वर्षा जी आप जो बोल रहे हैं वो ये है ना, पेज नंबर 2.67 पे ही तो है, हम लोग आईसीए मॉड्यूल से ही तो पढ़ रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन है क्या, ये न्यू सिलेबस की जो न्यू बुक आई थी ना उसके अंदर में, आपकी शायद पुरानी बुक होगी तो उसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, ये आईसीए मॉड्यूल के अंदर ही है पूरे क्वेश्चंस। Total revenue reported in financial year 1-2 is 80 crore. However, while preparing the financial statement for the year 2-3, it is discovered that excess revenue is booked in financial year 1-2, which it now wants to correct in the financial statement। तो पिछले साल हमसे गलती से एक रेवेन्यू बुक हो गई थी। देखा जाए तो ये कंसेप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का है, बस यहां पे आ गया है ये, ठीक है? चलो, however management is not sure whether it needs to present third balance sheet as comparatives। तो पहली वाली बात हुआ क्या ये समझो, कितने की रेवेन्यू है, एक्सेस रेवेन्यू 10 करोड़, और स्टेटमेंट ऑफ 1-2 was 80 करोड़। तो ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1-2 और ये है फाइनेंशियल ईयर 2-3। अब यहां हमने 80 सीआर की रेवेन्यू दिखा दी, जिसके अंदर हमने 10 करोड़ रुपए गलती से ज्यादा बुक कर दिए, गलती से एक्सेस बुक करने में आ गए। तो अब क्या करना है, क्या मैं इसका करेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2-3 में कर सकता हूं? जिसको पता है बस वो आंसर कीजिए, जिसको नहीं पता है अपन लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो ओल्ड सिलेबस कन्वर्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं है, तो डोंट ट्राई टू आंसर। जिन लोगों ने न्यू सिलेबस में एटलीस्ट ये पढ़ रखा है, ट्राई टू आंसर। क्या मैं इसको 2-3 में ही ठीक करूं?
एक्सेस रेवेन्यू को, या मैं इसे 1-2 में करूंगा? ठीक, बताइए क्या लगता है? ओपनिंग स्टेटमेंट में 2-3 में ठीक कीजिए, सौरभ जी का कहना है। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब क्या कि एसवीजी 1-2 वाला स्टेटमेंट या 2-3 वाला स्टेटमेंट, ये बताइए। 1-2 वाला स्टेटमेंट त्राप्ति जी का कहना है, मानसी जी का भी कहना है कि 1-2 वाला स्टेटमेंट, दिशा जी का कहना है कि 2-3 वाला स्टेटमेंट। ध्यान रखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है कि अगर आपसे एरर हो रहा है, ये हम लोग 8 में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिए अभी बस, कि अगर आपकी तरफ से एरर हुआ है तो एरर जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसी फाइनेंशियल ईयर में ठीक कीजिए। एरर जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसी फाइनेंशियल ईयर में ठीक कीजिए। अब जैसे यहां पे अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 1-2 की बात कर रहा है कि 1-2 में एक्सेस बुक हुआ है, और अभी हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 2-3 का है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेरेटिव्स में इसको सुधारेंगे, कंपेरेटिव्स में। तो कंपेरेटिव होता है फाइनेंशियल ईयर 1-2 का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1-2 का कंपेरेटिव होता है जिसके अंदर में हम इसको सुधारेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 2-3 में नहीं, 1-2 में। एरर, एरर हमेशा जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है उसी को सुधारते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? ध्यान में रहेगा। इसके आगे वो जो बोल रहा है 3 बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि नहीं, ये सब हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं अपन ये सब बातें। चलो, ओके। अब ये जो 3 बैलेंस शीट बोल रहा है, ये कहानी हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। XYZ Limited is in construction of turnkey project and has assessed its operating cycle to be 18 months. अपना ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है। ध्यान रखिए, कल जो हमने करंट नॉन करंट बाइफर्केशन पढ़ा है, यहां आपका टेस्ट हो रहा है। कंपनी हैज सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लास नहीं चल रहा है, किसी के लिए भी नहीं चल रहा है क्या? देखिए, आप लोग सब लोग अभी ध्यान रखो, जो भी लोग यहाँ पे लाइव हो, अगर बाई चांस आप किसी रीजन से क्लास से बाहर निकल जाते हो और फिर क्लास को रिज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, मैं बैकअप आज दे दूंगा, हम लोग वापस आज डेमो टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको रीज्वाइन करवाने के चक्कर में कभी कभी ये हो जाएगा कि दूसरे स्टूडेंट्स का भी क्लास का टाइम वेस्ट होता है, तो अपन रीज्वाइन किसी को भी नहीं करवाने वाले हैं। अभी अपन वापस से डेमो टेस्ट करवा देंगे, और दैट इज द रीजन मैं बैकअप दे रहा हूं। 2-3 दिन ये प्रॉब्लम चलेगा, उसके बाद में सब बराबर हो जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरीवन हैज बीन एडेड एज अ मेंबर। आप मीटिंग से बाहर निकल के मीटिंग को वापस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। MS टीम्स बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें कभी कभी क्या होता है, आईडी चेंज हो जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो चलो, मूविंग एंड। कंपनी हैज सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स व्हिच आर रिसीवेबल एंड पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2002। कुछ ट्रेड पेएबल है, कुछ ट्रेड रिसीवेबल है जो 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाते हैं फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। ऑपरेटिंग साइकिल अपना 18 मंथ्स का है, ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है, और 1-2 के अंदर में अगर आप लोग देखेंगे तो अपना 12 मंथ्स का साइकिल चल रहा है। चलो, अब ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। ध्यान रखिए, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है। अब ध्यान रखिए, पहला पॉइंट, कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर ड्यू आफ्टर 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। रिपोर्टिंग डेट से 15 महीने के अंदर अंदर में ये पैसे हमको मिलने वाले हैं। So the company expects that the payment will be received during the period of operating cycle. ऑप साइकिल के अंदर अंदर ये पैसा मिल जाएगा। कब ये ट्रेड रिसीवेबल बना, ये क्वेश्चन नहीं बता रहा। कब बना, तब ये क्वेश्चन नहीं बता रहा। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये मान लेना है कि ये ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च को ही बना होगा। जब क्वेश्चन डेट नहीं देता है कि ट्रेड रिसीवेबल कब बना था, तो मान लीजिए कि रिपोर्टिंग डेट के दिन ही ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल बना था। ट्राई टू आंसर करंट और नॉन करंट, ट्राई टू आंसर करंट और नॉन करंट। अरे यार, सब लोगों का आंसर भी आ गया है धड़ाधड़, बहुत बढ़िया। राघव जी, विष्णु जी, आंचल जी, विनोद जी, KSV जी, दिशा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट, कुछ और भी स्टूडेंट्स है। बहुत बढ़िया, शानदार। सो दिस इज करेक्ट। कंपनी हैज सम ट्रेड पेबल्स विच आर ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 14 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा है। दीज पेबल्स आर ड्यू विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, though the company does not expect that it will be able to pay these payables within the operating cycle because the nature of business is such that generally projects get delayed and the payment from the customer also gets delayed. हमको लग रहा है कि कस्टमर से पैसे लेट आएंगे, इसीलिए हमको लग रहा है कि हम ये पेमेंट टाइम पे नहीं दे पाएंगे।
हम ये पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं दे पाएंगे। क्या लग रहा है? करंट और नॉन करंट। आपको क्या लग रहा है? तब तक कि मैं जरा सा चार्ट ओपन कर रहा हूं। दिस इज पेज नंबर 68। मैं एक बार वापस से चार्ट की बात करता हूं। एक बार चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग वापस से। एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लाइबिलिटी इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सी, लाइबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन रिपोर्टिंग डेट। नॉन करंट, करंट। तो आप में से कई लोगों का कहना है कि नॉन करंट है, ठीक है। त्राप्ति जी का कहना है कि करंट है। यहां वर्ड यूज हुआ है एक्सपेक्ट्स, पर सी पॉइंट में एक्सपेक्ट यूज नहीं होता। 12 महीने वाले में ड्यू ही है, 12 महीने के अंदर ड्यू है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर ही ड्यू है। वहां पे एक्सपेक्ट्स की बात नहीं करता हूं, पर पॉइंट नंबर ए में एक्सपेक्ट्स की बात करता है। अब बताइए क्या लग रहा है, करंट या नॉन करंट? 68 करंट या नॉन करंट? विजय लक्ष्मी जी का भी क्या कहना है कि करंट है, स्वाति जी का कहना है कि नॉन करंट है, अचल जी का कहना है कि नॉन करंट है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि नॉन करंट है। देखिए इंस्टीट्यूट का आंसर क्या दिया हुआ है। अपन क्वेश्चन नंबर 8 में, कंपनी कैन नॉट डिस्क्लोज द पेबल्स एज नॉन करंट एंड द कंपनी ऑल्सो नीड्स टू डिस्क्लोज दैट दीज आर पेबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड आफ्टर द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इसमें इन्होंने पैरा 60, 61 की बात की है। मेरे को लगता है यार यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं उसका रीजन बताता हूं आप लोगों को क्यों। पॉइंट नंबर 2 के अंदर में क्या बोला हुआ है कि ये ड्यू है 14 मंथ्स में। हाँ ड्यू है ना, ये विद इन 12 मंथ्स, ये सी पॉइंट में नहीं आ रहा, ये 14 मंथ्स में ड्यू है, 14 मंथ्स में ड्यू है, ये सी पॉइंट में नहीं आ रहा क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से 12 महीने के अंदर में ये पैसे नहीं दे रहा। और अगर मैं पॉइंट नंबर रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर पैसे नहीं दे रहा, और अगर मैं पॉइंट नंबर ए के पॉइंट से सोचूं, ध्यान से सोचिएगा, पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है? एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं टू सेटल, सॉरी टू सेटल, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं इसे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल कर दूंगा? तो उसका आंसर ना है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आगे का लाइन आपने उसी पॉइंट से दिया है, दो द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल पे द पेबल्स विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। कि नेचर ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मैं ये पेमेंट 14 मंथ्स यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर दे दूंगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर नॉन करंट है, मेरे हिसाब से, पर मेरा हिसाब चलता नहीं है, इंस्टीट्यूट का आंसर दिया हुआ है। मेल कीजिए एक बार इंस्टीट्यूट को कि वर्ड जो यूज किया गया, उन्होंने जो पैरा नंबर दिया है सही दिया है, पर पैरा नंबर क्या बोलता है? पैरा नंबर आपको एक सिंपल सी कहानी बोलता है कि वहां पे पैरा में यही लिखा है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप। अब एक्सपेक्ट तो अपन नहीं कर रहे ना, ठीक है, हाँ, विद बोथ पर्सपेक्टिव इट इज नॉन करेंट, सही बात है दिशा जी, पर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि नहीं आप इसको नॉन करंट नहीं दिखा सकते, चेक पैरा 60, 61। एक बार मेल कर दीजिए इंस्टीट्यूट को, मेरे हिसाब से आईसीआई का आंसर यहां पे गलत है, ठीक है। चलो ये समझ गया कि मेरे हिसाब से नॉन करंट है, आईसीआई के हिसाब से करंट है, मेरे हिसाब से नॉन करंट है, आईसीआई के हिसाब से करंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। मेल कर दीजिए, एग्जाम में लिखना है तो आईसीआई का आंसर लिख के आने का है। हाउ टू फाइंड पैरा नंबर इन स्टडी मटेरियल? स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे राकेश जी पैरा नंबर। पैरा नंबर के लिए एमसीए की वेबसाइट से आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से मिलेगा, ठीक है। चलो तो ये करंट है, ये आईसीआई के हिसाब से करंट है, मेरे हिसाब से नॉन करंट है, समझ गए? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए त्राप्ति जी स्टैंडर्ड क्या बोल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप ये पैसे सेटल कर दोगे। क्वेश्चन बोल रहा है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो नॉन करंट है। पर आईसीआई बोलता है नहीं, आपने 14 मंथ्स लिखा है ना, ये 14 मंथ्स में ड्यू है, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, ये करंट है, ये आईसीआई बोल रहा है, जबकि वर्ड यूज हुआ है एक्सपेक्ट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से इसका आंसर नॉन करंट है, ठीक है। रीजन क्या दे करंट का, जो आईसीआई ने लिखा है बस वही लिखना पड़ेगा ना वर्षा जी। आईसीआई क्या बोल रहा है, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ द मनी इज ड्यू विद इन 14 मंथ्स हेंस इट इज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हेंस टू बी क्लासिफाइड एज करंट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बोलता है, ये आईसीआई ने लिखा है, ये आईसीआई ने लिखा है, हम वही चीज लिख रहे हैं, सेम चीज, पर हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड बोल रहा है कि एक्सपेक्ट, तो वहां डिफरेंस है। मेरा आंसर एग्जाम में मत लिख के आना, पहले ही बोल रहा हूं मैं, आईसीआई की तरफ से अगर आपको रेक्टिफिकेशन आता है तो ही लिख के आना, अदरवाइज मत लिख के आना, ठीक है। चलो समझ गया क्या हो गया विनोद जी? सर शुड वी कंसिडर द नेचर टू करंट नॉन करंट? अरे हाँ ना, वही तो पढ़ रहे हैं विनोद जी। देखिए ट्रेड पेबल्स क्या नॉन करंट नहीं होते क्या? आप ये बोलोगे ट्रेड पेबल हमेशा करंट ही होते हैं, ऐसा नहीं होता ना विनोद जी, ट्रेड पेबल नॉन करंट में भी दिखते हैं। आप लोगों ने बैलेंस शीट्स बनाई है कि नहीं जिसके अंदर ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल कभी नॉन करंट में दिखाया? किसी ने नहीं बनाई है यहां पे, बोलो बोलो।
चलो अगला देखते हैं, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पॉइंट नंबर डी पढ़ते हैं ना सेटलमेंट का, उससे रिलेटेड है। ऑडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ कन्वर्जन चैट बॉक्स। अरे यार देखा है ना, बस बस यही तो है। अरे कासेरा जी नहीं देखा, अरे ऐसा होता है एएस में भी थे यार, ये तो एएस में भी जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं आते थे वो ट्रेड रिसीवेबल्स को नॉन करंट में दिखा देते थे। तो ऐसा नेचर ऐसा नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ करंट ही होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मूविंग एड, कंपनी हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिए दिस इज दैट सेटलमेंट वाला पॉइंट मैं बोल रहा था ना कल, सीए फाइनल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट्स। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 उसकी बात करेगा अभी, ध्यान दीजिए। 100 crore on 31st March 2002. As per the terms of contract, company made a security deposit of 5% of the contract value with the customer. कंपनी मेड, तो ये हमारे लिए एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है ना, हमने डिपॉजिट किया। ध्यान रखिए आप कब एसेट साइड पढ़ रहे हैं, कब लाइबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं। 5 crore on 31st March 2002। ध्यान दीजिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने कस्टमर के पास डिपॉजिट रखा, टेंडर डिपॉजिट रखते हैं ना अपन लोग, ये उसकी बात कर रहा है कि 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने टेंडर डिपॉजिट सामने वाले के यहां पे रखा है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 18 months टाइम, 18 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अफोर्सेड डिपॉजिट विल बी रिफंडेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके 6 महीने बाद ये पैसा हमको लौटाया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, करंट और नॉन करंट? व्हाट डू यू थिंक, करंट और नॉन करंट? ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, कोई बताओ वीडियो ऑडियो क्यों नहीं चल रहा है? आदित्य जी को प्लीज एक मैसेज छोड़िए सभी लोग, मैंने उनको पर्सनल चैट में ऑलरेडी मैसेज दे दिया है कि आपको आज की क्लास नहीं करना है। उन्हें मैसेज दे दीजिए प्लीज कि बैकअप लेक्चर उनको प्रोवाइड हो जाएगा। जाने दीजिए, आप लोगों का टाइम खराब होता है यार, मैं करता हूं मैसेज, रिप्लाई कैसे होता है? चलो नॉन करंट, शानदार, सभी लोग बहुत सही आंसर कर रहे हैं। नॉन करंट किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 को स्टार मार्क कर देना, पॉइंट नंबर 4 को स्टार मार्क कर देना, और हर एक क्वेश्चन के सामने ना यहाँ पे करंट नॉन करंट यही लिख दो, ताकि रिवीजन के समय आप लोगों का टाइम बचेगा। तो आप लोगों ने इसको नॉन करंट बोला, यहाँ पे नॉन करंट लिख देना, ठीक है। अगला वाला, द कंपनी हैज गिवन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स टू थर्ड पार्टीज एंड हैव रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम एसेट साइड पे कि लाइबिलिटी साइड पे? हम एसेट साइड पे कि लाइबिलिटी साइड पे? पहले तो ये बताओ, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हम सब लोगों को। बहुत बढ़िया, लाइबिलिटी साइड पे हम लोग, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 2 करोड़ रुपए हमको मिले हैं विच इज रीपेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड बिफोर द टर्म ऑफ 18 months। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म 18 months है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म 18 months। अगर 18 महीने के पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, इफ कैंसल्ड इट बिकम ड्यू इमीडिएटली, तो ये पैसा हमको इमीडिएटली लौटाना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको इमीडिएटली लौटाना पड़ेगा। सोच समझ के ध्यान से, करंट या नॉन करंट। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारे पास, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कैंसिल हो जाता है तो फिर हमको ये पैसा इमीडिएटली लौटाना पड़ेगा, करंट। ये आया पॉइंट नंबर डी में, बहुत बढ़िया, शानदार। जो भी लोग करंट बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ये आया पॉइंट नंबर डी में। ये हमारा पॉइंट नंबर डी कि एक होता है अनकंडीशनल राइट टू डेफर। यहां पे आपके पास कंडीशनल राइट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करते हैं तो इमीडिएट लौटाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैंसिल करते, ये कंडीशन होगी ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैंसिल करते तो पैसा नहीं लौटाना है, आप डेफर कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो इमीडिएटली लौटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहां ये कंडीशन हो रही है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता हूं, कंडीशन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैंसिल करता हूं, ठीक है। ये कहानी बन रही है यहां पे, क्लियर है सर? यहां पर एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं है, राइट? हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं देखने का है। पॉइंट नंबर डी है ना, पॉइंट नंबर ए होता तो कहानी एक्सपेक्टेशन पे जाती थी। यहां पॉइंट नंबर ए नहीं है, पॉइंट नंबर डी पे है हम लोग, इसीलिए आप लोग एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? बड़े शानदार, वेरी गुड। चलो
हाँ, चैट नोटिफिकेशन हाइड कैसे करेंगे? आपके पास ऊपर में एक ऑप्शन रहता है चैट नोटिफिकेशन हाइड करने का, वहां पे क्लिक कर दीजिए। चलिए, तो ये जो 4 है ना, ये यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये अब आप लोग पढ़ सकते हैं। विद दिस वी फाइनली एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे दिमाग मत लगाना। एग्जाम में रिवीजन करते समय सिर्फ 8 क्वेश्चंस, इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दूंगा जो हम लोगों का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यूट्यूब पे हुआ है। मैं वो लेक्चर आप लोगों को गूगल ड्राइव में दे दूंगा, आज आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगा। जो लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हैं, आरटीपी एमटीपी अपन ने जो डीकोड नवंबर 2021 रिवीजन प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 49th मिनट पे करीब 49th मिनट पे एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है और उसके बाद कंटिन्यूस 2 क्वेश्चंस चलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कंटिन्यूस चलेंगे। वो बैंक लोन वाली जो कहानी चल रही थी वो दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क करना है। करीब 20 मिनट्स का वीडियो है, आप लोगों को तो 20 मिनट्स नहीं लगेंगे, 5-6 मिनट में आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। पर वो 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है हमारे आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, अब दूसरा, जिन लोगों को वो आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, अपने जो भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी है नवंबर 2021, कोई भी वीडियो ओपन कर दो, कोई भी वीडियो, उसके अंदर में वो नोट्स मिल जाएंगे। मोरोवर मैं जो गूगल ड्राइव दूंगा आप लोगों को, उसमें भी वो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है यार आदित्य जी, अभी क्या करूं मैं आपका यार? वीडियो का लिंक डाल दीजिए ना प्लीज। यहां पे रुक जाओ, वैसे तो मैंने उसको अलग से ब्रेक ही करके रखा है, मैं आप लोगों को वैसे ही दे दूंगा यार वो वीडियो, डोंट वरी। कॉपी लिंक, अपन ने प्लेलिस्ट ही बना रखी है, प्लेलिस्ट एकदम सीक्वेंस में बनी हुई है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है उसमें। ठीक है, अपनी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी सीक्वेंस में, स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेके आगे पूरा का पूरा, तो आप लोगों को इतना दिक्कत नहीं होने वाला उसमें। चलो चलो, क्वेश्चन बैंक यहां पे डालना है। अरे क्वेश्चन बैंक वहां पे, ये वीडियो मैंने अभी डाला ना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत संभल के समझिएगा, ये चैप्टर बेस चैप्टर है सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। आपको कोई भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना है ना, ये चैप्टर बेस रहेगा। इस चैप्टर के बिना आप आगे कोई भी चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है एक मिनट रुकिए, मैं जरा सा रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट करूंगा।